मोदी जी के लिए साल कैसा रहेगा? मोदी जी के लिए जो ये साल है, अगर इनकी कुंडली देखते हैं तो यह साल इनके लिए, इनका जो पर्सनल ईयर है वो बनता है 8, जो कि इनके लिए अच्छा नहीं है। सितंबर के अच्छा। बाद, हाँ, सितंबर के बाद थोड़ा सा उथल पुथल देखने को मिलेगी। डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनकी पीएम की कुर्सी भी जाती हुई दिखेगी। राहुल गांधी का साल, क्योंकि उनका जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें डेट जो उनकी आती है वो 19 आती है, जो कि 1 तारीख जो है मानी जाती है। जब हम 19 को टोटल करते हैं तो 1 आता है, और पर्सनल ईयर भी इनका जो है वो भी अच्छा आ रहा है। तो इस वजह से, क्योंकि मंगल का साल है, फायरी साल है, तो 1 के साथ इनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी है, तो इनका कमबैक दिखने को मिल सकता है। जब भी आप ऐसी सिचुएशन में पड़ रहे हैं जहाँ पर आपके लवर से आपकी लड़ाई हो गई है, या फिर किसी तरीके की ऐसी सिचुएशन आ गई है जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से डिटैच हो रहे हैं, तो यहाँ पर आकर आप सिर्फ इतना कहें, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अगर वास्तु दोष आपके घर में है और आप रेमेडीज़ नहीं कर सकते हैं, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। वो है, सबसे पहले तो आप अपने माइंड से स्ट्रांग रहें कि आपका घर जो है वह वास्तु दोष नहीं है, वास्तु दोष रहित है। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं स्टेट में हिंदी का पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं उनका नाम है वास्तु गुरु मान्या जी। मान्या जी एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, साथ ही साथ लाइफस्टाइल कोच हैं, मैनिफेस्टेशन कोच हैं। इन्होंने अपने ज्ञान से कई लोगों के जीवन को बदला है। आइए जानते हैं एस्ट्रोलॉजी से कैसे आप अपने जीवन को बदल सकते हैं और साल 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है। मान्या जी, बहुत बहुत स्वागत है स्टेट में हिंदी पर। थैंक यू सो मच अंकित फॉर कॉलिंग मी हियर। मान्या जी, पहले तो अपने बारे में बताएं जनता को। तो मेरा नाम मान्या अदलखा है, और टीवी पे सब लोग मुझे वास्तु गुरु मान्या के नाम से जानते हैं। मैं एक एस्ट्रोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, रेकी हीलर हूँ। इसके अलावा मैं लाइफ कोच भी हूँ, मैनिफेस्टेशन कोच भी हूँ। ये सब मेरी क्वालिटीज़ हैं, ये सब मैंने सीखा है, इन सब में मैंने डिग्री प्राप्त की है। इसके अलावा मैं एक मदर भी हूँ, 2 बच्चों की मदर हूँ मैं, मैरिड हूँ ऑफ कोर्स। एंड मेरी इसके अलावा भी, इन स्टडीज़ के अलावा भी मेरी काफ़ी क्वालिटीज़ हैं, जो कि मैं एक बीएड भी हूँ। अच्छा। हाँ, मैंने एमए इकोनॉमिक्स भी किया है, ठीक। और साथ में मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बैचलर्स भी हूँ। ठीक है, वो कौन सा साल था जब आपको लगा कि अब आपका कैरियर यहाँ पे जाने वाला है? बिल्कुल, आपको मैं बताती हूँ, 2013 वह एक साल था। मैं शुरू से ही, जब मैं 12th में थी, उसके बाद से ही मैंने जो है अपनी अर्निंग की जो जर्नी होती है ना, वो स्टार्ट कर दी थी। 12th के बाद मैंने ट्यूशन्स लेना शुरू किया था। मैं कॉलेज कर रही थी उस टाइम पे। मैं क्योंकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ, तो मैंने उस टाइम पे अपनी ग्रेजुएशन जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की। सुबह मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने जाती थी, शाम को मैं बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि मेरी बीआईटी की इंस्टीट्यूट था पुणे यूनिवर्सिटी से, वो ओपन से कर रही थी, तो वो क्लासेस लेती थी। शाम को 6 बजे मैं घर पहुंचती थी, और 6 बजे मैं ट्यूशन्स लेती थी। रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे तक मैं ये पढ़ाती थी। ऐसे मेरी जो है जर्नी जो है ना अर्निंग में स्टार्ट हुई थी। फिर शादी हुई। शादी के बाद वी मूव्ड टू दुबई। हम लोग दुबई चले गए। उसके बीच में भी मैंने बीएड भी की, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं था कि मुझे जो है टीचिंग लाइन में जाना है, मुझे एजुकेशन लाइन में जाना है, तो इस वजह से मैं मतलब पढ़ती रही हूँ। अभी तक मैं इनफैक्ट अभी भी पढ़ती हूँ। खैर, आप शिक्षा का तो काम अभी भी कर रही हैं, अभी भी लोगों को ज्ञान देती हैं। और कैसा लगता है जब आपके इस ज्ञानवर्धक चीज़ों को लोग देखते हैं, सुनते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं, तो उनके ऊपर ये जो बदलाव आता है, तो आपको कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि ये एक, मैं अगर अपने नंबर्स की बात करूँ ना, तो मेरा नंबर जो है ना वो टू सर्व पीपल, लोगों को सर्व करने का है। क्योंकि मेरा मूलांक 2 है, तो कहीं ना कहीं केयरिंग नेचर जो है मेरे उसमें आ जाती है। तो मुझे लोगों को सर्व करने में अच्छा लगता है। लोग जब, आज भी जब क्लाइंट्स का काम होता है और क्लाइंट्स ये कहते हैं कि मान्या जी हमें रिजल्ट आ गया, तो उनसे ज़्यादा खुशी मुझे होती है। कितने क्लाइंट्स हैं जो, जैसे कहते हैं ना कि यंग जनरेशन है, वो लोग पता करते हैं कि कौन से प्रोफेशन में जाएं, कैसे करें, इंटरव्यू नहीं हो पा रहा है उसको कैसे क्लियर करें, तो उनको जब मैं टिप्स बताती हूँ या मैं उनको उनके सॉल्यूशंस बताती हूँ और उनका काम हो जाता है, तो वो लंबे टाइम तक याद तो डेफिनेटली रखते हैं। इसके साथ साथ मुझे बहुत खुशी होती है कि किसी की लाइफ चेंज करने में मुझे हेल्प
अभी बताइए वास्तु क्या होता है और ये जीवन पे कैसे प्रभावित करता है हमारे जीवन को? तो देखिए, वास्तु यानी कि जहाँ हम निवास करते हैं, हम्म एक एनर्जी होती है जो कि यूनिवर्स की होती है, एक एनर्जी होती है जो हमारी खुद की एनर्जी होती है, एक एनर्जी होती है जो हम जहाँ रह रहे होते हैं उसकी एनर्जी होती है। अब इन सब चीज़ों की तालमेल बैठना, यानी कि जो हमारे घर के अंदर की एनर्जी है, एक बाहर से जो एनर्जी आके हमारे घर में आके हिट कर रही है, उसको, उस एनर्जी को बैलेंस करना, उन दोनों एनर्जीज को बैलेंस करना, और हमें अपनी बॉडी की एनर्जीज के साथ, बॉडी माइंड और सोल के साथ उसको बैलेंस करना, उनको सिंक्रोनाइज करना, इसको वास्तु कहते हैं। ठीक है। जो लोग ये कर लेते हैं वो प्रॉस्पेरिटी भी लेते हैं, पीस भी मिलता है उनको, काफ़ी Wealth भी पैसा, आता है, हाँ। वेल्थ भी आता है और फेम भी मिलता है। हर Right. तरीके की लाइफ में ईजीनेस जो है ना, वो इससे आती है। ठीक है। अब जो उस एनर्जी को मैच नहीं कर पाते उन पे वास्तु दोष लग जाता है, ऐसा ये क्या है? अब इस विषय पे बताएं। मैं आपको बताती हूँ। देखिए क्या है, हर जगह की अपनी एक एनर्जी है जी। अब जैसे हम बात करते हैं ईस्ट डायरेक्शन की, तो ईस्ट डायरेक्शन स्पेसिफिकली जो है वो सूर्य की एनर्जी यहाँ पर हमारे को ज़्यादा मिलती है। हम ठीक है। कहते हैं कि सबसे ज़्यादा, क्योंकि आपने देखा होगा ना, सूर्य जब उगता है तो ईस्ट डायरेक्शन से बिल्कुल। उगता है ना। अब ये डायरेक्शन एक बहुत ही पवित्र जगह है। ठीक है। अब इस डायरेक्शन में अगर हम कोई गलत एक्टिविटी रख देते हैं या कोई ऐसी प्लेसमेंट कर देते हैं, जैसे हम कहते हैं घर में गलत, यहाँ पर हमने टॉयलेट बना दिया, ठीक है। टॉयलेट की सीट रख दी, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, टॉयलेट सीट क्या, उसका काम क्या है, वेस्ट को निकालना। राइट। ठीक है। अब हम जो कि डायरेक्शन है ईस्ट की, जो कि सूर्य की डायरेक्शन है, और सूर्य को कैसे देखा जाता था, उनका पूरा एक प्रजा होती थी, वो अपनी प्रजा से कनेक्टिविटी रखते थे, पूरी उनकी जो है एक सेना होती थी, उनका मंत्री होते थे, राइट। एक कनेक्टिविटी, एक गवर्नमेंट से रिलेटेड जो है ये अगर हम बात करें तो वो चीज़ उसमें देखने को मिलती है, राइट। तो ईस्ट डायरेक्शन जो होती है वो हमें गवर्नमेंट से जितने भी काम होने होते हैं उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। अगर ऐसी जगह पर आपने टॉयलेट बना दिया तो अब क्या होगा कि आपके जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है वो रुक जाएंगे। अगर यही जो जगह है, क्योंकि कनेक्टिविटी की जोन है, अगर आपको किसी बड़ी हायर अथॉरिटीज़ के साथ कनेक्शन जोड़ना है या कोई भी चीज़ के साथ, किसी भी बाहर की दुनिया से भी कनेक्टिविटी करनी है, तो ईस्ट डायरेक्शन आपकी स्ट्रांग होनी बहुत तो इंपॉर्टेंट ये भी कहा जा सकता है कि घर का मेन एंट्रेंस जो होता है वो भी ईस्ट दिशा में होनी चाहिए। बिल्कुल। दो डायरेक्शन, देखिए वैसे तो कई जगह पर मैंने सुना है, ऐसे कई मेरे क्लाइंट्स आए हैं और उन्होंने कहा कि मेन डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन हमने सुना है कि साउथ डायरेक्शन अच्छी नहीं होती है। तो अगर मैं ये आपको बताऊं ना, तो अगर एग्जैक्ट ईस्ट डायरेक्शन है, यानी कि 90 डिग्री, ठीक है, 85 डिग्री, 85 डिग्री से लेकर 93 डिग्री तक के अंदर अगर आपका गेट आता है, मेन गेट, ठीक है, एंट्रेंस गेट, वहाँ पर अगर ये डिग्री में आता है तो ये डिग्री आपके लिए डेफिनेटली बहुत अच्छी डिग्री है। नॉर्थ डिग्री की मैं अगर बात करती हूँ तो 356 डिग्री से लेकर आपकी 4 डिग्री तक के अंदर अंदर की जो जगह है, अगर आपका मेन एंट्री का जो गेट है वो इतनी डिग्रीज में आता है, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट नॉर्थ आ जाता है, तो ये भी बहुत ही पॉजिटिव एंट्री है, इसको आप ले सकते हैं। लोग जो कहते हैं साउथ के लिए कि साउथ की डायरेक्शन अच्छी नहीं होती है या साउथ की मेन गेट अच्छा नहीं होता है, तो उनके लिए भी मैं ये बता दूं कि 180 डिग्री, अच्छा, अगर आपके घर की मेन एंट्री जो है 180 डिग्री की है, एग्जैक्ट साउथ है, तो ये डायरेक्शन बिजनेसमैन के लिए बहुत ही बेस्ट है। अच्छा। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए ये डायरेक्शन बहुत ही बेस्ट है और बहुत ही अच्छा काम करती है। तो ये मिथ है कि अगर साउथ का एंट्रेंस है तो ये गलत है। बिल्कुल, अगर ये आप बिल्कुल डिग्री की गलत बात करते हैं, अच्छा मैं बताना चाहूंगा, डिग्री अगर आप जांचना चाहेंगे, नापना चाहेंगे, तो आप अपने कंपास से, फोन में भी आता है कंपास, उससे भी आप पड़ताल कर सकते हैं। दूसरी चीज बात करते हैं कि रसोई घर कहाँ होना चाहिए, वो किस दिशा में होना चाहिए? अब देखिए, रसोई में हमारी एक्टिविटी क्या हो रही है, फायर से रिलेटेड एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि वहाँ आप खाना बना रहे हैं, पौष्टिकता का ध्यान रख रहे हैं। ये सब चीज़ें जो हैं वो अच्छी, जो सबसे बेस्ट डायरेक्शन इसके लिए रहती है वो रहती है साउथ डायरेक्शन। साउथ डायरेक्शन, बिल्कुल, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है ये हम जो है इसको कहते हैं कि ये मंगल की डायरेक्शन है। अच्छा। जब ये मंगल की डायरेक्शन है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर फायरी चीज़ें जो है यूज़ कर सकते हैं। फायर, मंगल फायर से रिलेटेड है, तो यहाँ पर फायर एक्टिविटी होना साउथ से लेकर साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, ओके,
तक की जो डायरेक्शन ठीक है, है, हाँ। ये डायरेक्शन किचन के लिए बहुत ही बेस्ट मानी जाती है। और बेडरूम? बेडरूम देखिए, मैं आपको 3 वो बताऊंगी, हाँ। डायरेक्शंस बताऊंगी जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है। सबसे पहली डायरेक्शन आती है हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप के लिए सबसे बेस्ट जो डायरेक्शन होती है, या कहीं कि हाँ भी जो लोग घर के मुखिया हैं उनके लिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो होती है, साउथ और वेस्ट के बीच की जो डायरेक्शन है उसको साउथ वेस्ट डायरेक्शन कहते हैं। तो इस डायरेक्शन में अगर वो बेडरूम बनाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। इसके अलावा वेस्ट डायरेक्शन भी बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि ये है शनि का, वरुण देवता की डायरेक्शन। तो जब इस डायरेक्शन में आप अपना जो है बेडरूम बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो है विश फुलफिलमेंट होती है। अब इसके अलावा जो डायरेक्शन आती है हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के लिए, वो भी उन लोगों के लिए जिनकी नई नई शादी हुई है, क्योंकि इन लोगों के अंदर अट्रैक्शन डालनी है, इन लोगों को बॉन्डिंग चाहिए। तो वो बॉन्डिंग कहाँ से आएगी? अट्रैक्शन की जोन से, जो कि आती है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन और नॉर्थ वेस्ट के बीच की जो डायरेक्शन है उसको जो है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कहते हैं, जिसको NNW कहते हैं। इस डायरेक्शन में जब हस्बैंड वाइफ आपस में जो है नए जो दाम्पत्य जीवन जीने वाले दाम्पत्य, न्यू कपल्स जो होते हैं, न्यू मैरिड कपल्स होते हैं, वो लोग जो है यहाँ पर अगर अपना बेडरूम बनाते हैं तो उनके लिए ये जो है बहुत ही अच्छा रहता है। तो दादा दादी के लिए बहुत खुशखबरी, जो पूछते हैं कि खुशखबरी कब आ रही है, खुशखबरी कब आ रही है, तो खुशखबरी उस दिशा में सोने से ही आएगी जी। अच्छा, ये बात करते हैं कि पूजा का रूम कहाँ होना चाहिए, पूजा कक्ष? पूजा के रूम के लिए ना बहुत मिथ होती हैं कि कहाँ बनाएं। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको मतलब कोई स्पेसिफिक जगह पर ही बनाएं। मैं आपको बताऊंगी कि उसको किस तरीके से हर दिशा में आप लेकर जा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ बताऊंगी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो क्लैरिटी देने का डायरेक्शन है। यहाँ भगवान वास करते हैं, तो भगवान यहाँ वास करते हैं। यहाँ बैठकर अगर आप मेडिटेट करते हो या फिर उनसे कनेक्टिविटी रखते हो, कनेक्शन यहाँ आपको मिलता है। लेकिन कहीं यहाँ पर ना एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है कि नॉर्थ ईस्ट का पूजा रूम अच्छा है या फिर वेस्ट डायरेक्शन का अच्छा है। तो क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन आपकी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने वाला है। ओके। ठीक है, यहाँ आप क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में भगवान तो ऑलरेडी हैं। जैसे हम भगवान के पास गए, हम उनसे कनेक्ट होने गए, है ना, हमने यहाँ पर कनेक्ट होके उनसे इंसाइट मांगा। तो ये डायरेक्शन आपको जो है इंसाइट देने के लिए है। जब आप वहाँ जाके इंसाइटफुल होते हो, आप माइंडफुलनेस आपको आती है, आप यहाँ जाके मेडिटेशन करते हो, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मंदिर अच्छा नहीं है, मंदिर यहाँ पर भी अच्छा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी हर विशेष जो है, जो मैनिफेस्ट की हैं वो पूरी हो, तो इसलिए अगर आप वेस्ट डायरेक्शन में भी मंदिर रखते हो तो ये भी आपको पूरी तरह से बेस्ट रिजल्ट देता है, क्योंकि वो डायरेक्शन ही मैनिफेस्टेशन की है, वो डायरेक्शन ही विश फुलफिलमेंट की है। तो वहां पर अगर कोई भी चीज आप मांगते हो तो वो जल्दी पूरी होती है। ठीक है, अब घर में जो खिड़की होते हैं, दरवाजा, तो उनका भी कोई दिशा होता है, तय होता है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया मेन एंट्रेंस का जो डायरेक्शंस हैं वो मैंने आपको बताया है। अब क्या होता है, कई लोग कहते हैं कि साउथ में अगर खिड़की आ गई है तो ये बहुत ही बुरा है। ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है। क्योंकि साउथ में अगर खिड़की आ गई है लेकिन वहां से आपके घर में एनर्जी थोड़े आ रही है, समझ रहे हैं? एनर्जी का मतलब है जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपके मेन गेट से एंटर हो रही है, उसको आप एनर्जी मानेंगे। तो वहां अगर खिड़की है तो आप ज्यादा ज्यादा वहां पे हैवी कर्टेन डाल सकते हैं, तो उससे वो बैलेंस हो सकती है। तो कोशिश, अगर आप नया घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप अपनी जो मोस्टली खिड़कियां हैं वो आप नॉर्थ या ईस्ट की तरफ निकालें। लेकिन आजकल जैसे अपार्टमेंट्स चल पड़े हैं, फ्लैट्स ऑलरेडी बिल्ट हाउस बन चुके हैं, है ना, इनबिल्ट ऑलरेडी काम हुआ मिलता है, तो उसमें तो साउथ में भी आपको मिलेगी, आपको वेस्ट में भी डायरेक्शन में खिड़कियां मिलेंगी, तो उसमें आप क्या ही कर सकते हैं ना। तो उसके लिए आप अगर जो है पर्दे जो हैं वो हैवी कर्टेन्स वहाँ डाल देते हैं तो वो उसको बैलेंस कर देगी। बाकी साउथ में या फिर वेस्ट में खिड़की होना कोई वास्तु दोष नहीं है। ठीक है, अगर ये जो घर न्यूली कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं वहाँ पे सीढ़ी का भी कोई कॉन्सेप्ट है कि सीढ़ी, क्योंकि आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, कोई ग्रोथ का प्रतीक होता है, तो वहाँ पे कुछ देखिए, सीढ़ी जो है यहाँ आप कहते हैं कि ये ग्रोथ का प्रतीक है, लेकिन मैं इसको एक भार की तरह लेती हूँ। ठीक है, भार मतलब कि हैवीनेस। ओके।
क्योंकि ये क्या है, सीढ़ी पर सीढ़ी जो है ये एक भार की तरह आ गई। अब सीढ़ी का बिल्कुल डेफिनेटली बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आपको अपने घर में सीढ़ी बनानी कहाँ है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अगर आप बनाना चाहते हैं तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में सीढ़ियाँ बन सकती हैं। इसके अलावा आप वेस्ट डायरेक्शन में सीढ़ियाँ बना सकते हैं। सेंटर में सीढ़ियाँ बिल्कुल नहीं रखनी है, क्योंकि यह ब्रह्म स्थान है। ब्रह्म स्थान मतलब कि जितनी भी एनर्जीज हैं वो यहीं से क्रिएट हो रही हैं। अब यहाँ से क्रिएट हो रही हैं और वो आपके घर में पूरी तरह से फैल रही हैं, ठीक है। तो इसलिए सेंटर में गलती से भी सीढ़ियाँ ना बनाएं। अब कई बार कहा जाता है कि सीढ़ियों के नीचे जो है लोग टॉयलेट्स बना लेते हैं। क्या ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल गलत है। आप स्टोरेज रख सकते हैं, लेकिन टॉयलेट्स सीढ़ियों के नीचे बिल्कुल ना बनाएं। वो आपकी लाइफ में, आपके करियर के ऊपर बहुत ही गलत जो है प्रभाव डालता है। ठीक है। अब जैसे लोग घर तो डिसाइड करते हैं कि इस डिजाइन से बनवाएंगे, अब घर का कलर भी करते हैं डिजाइन, बिल्कुल। तो अब अपने हिसाब से जो फैंसी लगता है, तो उसमें भी क्या वास्तु काम करता है? बिल्कुल। देखिए, जहाँ पर घर में बहुत सारे इम्बैलेंसेस होते हैं, या फिर अगर हम कहें कि वो काफ़ी आड़ा टेढ़ा घर होता है, क्योंकि एक होता है, अगर आप देखें तो एक होता है स्क्वायर, एक होता है रेक्टेंगल, एक होता है ओवल, एक होता है सर्कल, राइट। लेकिन अब घर ऐसे नहीं है। अब घर डिफरेंट तरीके के हो गए, कहीं से बड़ा हुआ है, कहीं से घटा हुआ है, कहीं से कट है। तो इन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए यहाँ आपकी कलर थेरेपी यूज़ होती है। अब कलर थेरेपी क्या है, मैं आपको इसमें छोटी सी चीज़ बता देती हूँ। कहीं कोई चीज़ बड़ी हुई है, बैल्कनी निकल गई, या फिर रूम हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, तो वो क्या कर दिया, वो एरिया हमारा एक्सटेंड हो गया। या फिर जो है हमने जो है एक साइड से हमने किचन के लिए अपना कट कर दिया, और वहां पर हमने जो है छोटा सा एक स्टोर निकाल दिया। तो अब वो क्या हो गया, छोटा एरिया कट हो गया। अब इनको बैलेंस करने के लिए हम कलर्स यूज करते हैं। अगर आप मुझसे पूछो कि पूरे घर में कौन से बेस्ट कलर्स हैं जो हमें यूज करने चाहिए, तो ऑफ वाइट कलर अल्टीमेट रिजल्ट देता है। ऑफ वाइट कलर को अगर आप अपने पूरे घर में यूज़ करते हैं, कहीं पे भी यूज़ करते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट कलर जो है माना जाता है। ठीक है। अगर घर में वास्तु दोष है, जैसे आपने कहा कि फ्लैट में अब आप कुछ नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में क्या किया जा सकता है? देखिए, अगर वास्तु दोष आपके घर में है और आप रेमेडीज नहीं कर सकते हैं, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। वो है, सबसे पहले तो आप अपने माइंड से स्ट्रांग रहें कि आपका घर जो है वह वास्तु दोष नहीं है, वास्तु दोष रहित है, कि आपके घर में कोई वास्तु दोष नहीं है, पहला। दूसरा, आप रेगुलर जो है रॉक सॉल्ट डाल के मॉपिंग करें, यानी कि पोछे लगाएं रेगुलर। अगर आप ये करते हैं तो आपके घर के अंदर की जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो दूर होती हैं। तीसरा, आप हर दिन शाम के समय आप जो है कपूर और लौंग जलाएं। वो आप रेगुलर जलाएं। उसका जो है जो डिफ्यूज़ करना है, इसको जलाना नहीं है, इसको डिफ्यूज़ करना है। इसे डिफ्यूज़ करें, एयर में ये धीरे धीरे घूमता रहेगा और वो आपको धीरे धीरे हेल्प करेगा। फिर जब आप सुबह उठते हैं, सबसे पहले जब आप उठते हैं, तो आप मेन गेट पर खड़े होके पॉजिटिव माइंड से मेन गेट के बाहर को पानी का छिड़काव करें। अच्छा। जो भी बैड एनर्जी आपके घर में आनी है, मेन गेट के थ्रू आनी है, तो ये आपको बहुत ही ध्यान रखना है। वास्तु के हिसाब से आप कौन सी चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। मेन गेट के बाहर कोई क्लटर नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि आपके घर के अंदर भी क्लटर नहीं होना चाहिए। क्लटर का मतलब है कि आपके घर में कोई कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा नहीं होना चाहिए, बहुत सारी वायर्स इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। जो यूज़ करते हैं वो आप रखें। इसके अलावा जो भी आप यूज़ नहीं करते, यूज़लेस है, उनको आप घर से बाहर निकाल दें। घर में आप डस्टिंग रेगुलर करें। कोने में जो मिट्टी जम जाती है, अपने जो फर्नीचर, हैवी फर्नीचर्स हैं, उनको हर हफ्ते हिलाकर उसको क्लीन करें, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप जो है रेगुलर ये, जैसे मैंने आपको बताया, कपूर जलाते हैं या कपूर डिफ्यूज़ करते हैं, वो भी आपको बेस्ट रिजल्ट देती है। ठीक है। तो जो लोगों को लगता है कि उनका घर उनके लिए सूट नहीं कर रहा है, वो कोशिश कर रहे हैं कि घर बदल दें, आप इस हाउस को रेंट पे दे करके कहीं और से शिफ्ट हो जाएं, वो इस तरीके से इन उपायों को यूज कर सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं ज्योतिष पे। तो पहली चीज तो दर्शक को बताइए, ज्योतिष होता क्या है और इसमें कैसे हमारे जीवन के चक्र बदल चलते हैं? तो देखिए, ज्योतिष क्या होता है। ज्योतिष मीन्स कि ज्योति, जिसमें
ऑलरेडी ज्योति आ रही है, जो एक लाइट की तरह आपके जीवन में आता है और आपके जीवन को और बेटर कैसे बनाना है, हर परिस्थिति को कैसे अनुकूल करना है, वो सिखाता है। ज्योतिष है हाउ टू डू, वेयर टू डू, व्हेन टू डू, कि कौन सी घटना कैसे होने वाली है, कब होने वाली है और कहाँ होने वाली है। ये सब चीज़ें आपको पता चलती हैं इस ज्योतिष से। और व्हाट टू डू, यहाँ तक कि आप ये भी जानते हैं कि आप उसको ठीक कैसे कर सकते हैं या अपनी लाइफ में बेटरमेंट के लिए उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्रमा, लग्न क्या होता है? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पहले घर की, जो कि लग्नेश का घर होता है। लग्नेश का मतलब है कि आप खुद कैसे हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप कैसे दिखते हैं, आप किस तरीके के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, कैसे रहना पसंद करते हैं, ये सब चीज़ें जो है आपके लग्न से पता चलती हैं। ठीक है। तो लग्नेश अगर जो है, जैसे हम उसको पहला घर जो है वो हम एरीज का भी मानते हैं, तो ये एक फायरी प्लैनेट भी होता है जो कि एरीज का प्लैनेट है। तो कहीं ना कहीं जैसे अगर हमने जैसे 9 की बात करी है कि नंबर 9 जो है 2025 का जो साल है वो नंबर 9 है, तो एरीज अच्छा। वालों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अच्छा। तो ये चीज़ जो है आपकी कुंडली में बेस्ट मानी जाती है। ठीक है। बात कर लेते हैं शनि की, प्लैनेट की। तो ठीक है। शनि प्लैनेट एक ऐसा प्लैनेट है जो कि जज है, आपकी हर कार्य को, कर्म प्रधान है। तो जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसके अंदर आपको कहते हैं ना कि उसको जज करके आपको उसका रिजल्ट देगा। आप जो करोगे उसी के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये चीज़ जो है शनि के अंडर आती है। अब शनि कुंडली के अंदर कहाँ बैठा है ये बहुत मैटर करता है। अगर अच्छे भाव में बैठा है, अच्छे घर में बैठा है, तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट देगा। आइए बात कर लेते हैं सूर्य की। तो सूर्य देखिए क्या है, सूर्य एक आपकी खुद की सोल है, यानी कि आपकी सोल कैसी है। आपने देखा है सूर्य कैसे हमें सबको एनर्जी देता है, तो ये एक एनर्जी है, ये एक ऐसी सोल है जो कि आपके अंदर है। वो आपको कैसे लाइट प्रोवाइड कर रही है, वो आपके कौन से घर में बैठी है, ये बहुत मैटर करता है। सूर्य एक राजा की तरह है, तो इसका जो है बहुत ही बड़ा महत्व है। अगर आपका सूर्य अच्छा है तो यह आपको नाम भी देगा, फेम भी देगा और बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी भी देगा। ठीक है। क्या हम ज्योतिष के माध्यम से किस कैरियर को चुने ये भी पता लगाया जा सकता है? जी बिल्कुल, बिल्कुल पता चल सकता है। आपका लग्नेश कहाँ है, आपके कौन से घर में क्या बैठा है, इसके हिसाब से आपके करियर को आप अच्छे से जान सकते हैं। और अपने हेल्थ के बारे में जान सकते हैं? हेल्थ के बारे में बिल्कुल जान सकते हैं। देखिए, हेल्थ जो है वो 2 जो मेन घर हैं, यानी कि जो कुंडली में 2 घर हैं, यानी कि 6ठा भाव जो है और 8वां भाव, इससे आपको जो है हेल्थ के बारे में पता चल सकता है। अच्छा, ठीक है। ये जैसे कुंडली में शुक्र का क्या महत्व है, क्योंकि कहा जाता है शुक्र खूबसूरती का प्रतीक होता है। बिल्कुल, जो शुक्र है वो खूबसूरती का प्रतीक है, वो लग्जरी का प्रतीक है। तो शुक्र अगर आपका अच्छा है तो आप लाइफ में लग्जरीज भी क्रिएट करेंगे। अच्छी आपकी लाइफ जो है वो लग्जरीज से फुल ऑफ लग्जरीज रहने वाली हैं, क्योंकि शुक्र जो है अपने आप में जो है एक लग्जरीज का प्रतीक है, अपने आप में एक बहुत ही कहते हैं ना भोग विलास, वो भी शुक्र से ही आते हैं। अच्छा, कहा जाता है कि शुक्र अगर नीचे स्थान पे चला जाता है तो बहुत गलत भी प्रभाव देता है। बिल्कुल, शुक्र अगर नीच का हो जाता है तो वो डेफिनेटली बुरा प्रभाव देता है। आप लग्जरीज नहीं ले पाएंगे, आप जो है अट्रैक्टिव नहीं दिखेंगे, आपकी खूबसूरती जो है वो किसी को प्रभावित नहीं करेगी। ठीक है। आपकी आंखों के नीचे काले धब्बे आ जाएंगे। ये सब चीज़ें जो है शुक्र के सुनता हूँ कि नीच शुक्र के परफ्यूम लक्षण। लगाने से भी कोई ग्रह अट्रैक्ट होता है। बिल्कुल, जो अगर आप अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं या शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो परफ्यूम आप ज़रूर लगाएं। परफ्यूम से ज़्यादा आप कोशिश करें कि आप इत्र लगाएं। इत्र जो है वो शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए माना जाता है। अगर आप इत्र लगाते हैं और साथ में इसके साथ वास्तु का भी एक टिप बता देती हूँ, अगर आप घर में रेगुलर जो है फ्रेग्रेंस करते हैं, लैवेंडर की फ्रेग्रेंस आप कर सकते हैं, एयर फ्रेशनर, रूम फ्रेशनर। हाँ जी, तो ये अगर फ्रेग्रेंस आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका शुक्र बेटर होता है। क्या जो ग्रह दोष है उसका निवारण संभव है? जैसे एक पितृदोष होता है, काल्प सर्प दोष होता है, शनि की 7.5 भी हो जाती है। थोड़ा सा इस विषय पर थोड़ा ज्ञान दे दें और कैसे इस दोष को कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं, इस विषय पर थोड़ा सा दर्शकों का मार्गदर्शन करें प्लीज। तो देखिए, पितृदोष की अगर हम बात करते हैं तो पितृदोष कब लगता है, सबसे पहले तो समझने की ये ज़रूरत है। जी। पितृदोष जो है
ऐसा नहीं है कि पिता के साथ कुछ गलत किया तो पितृदोष लग गया, नहीं। पितृदोष तब लगता है जब हम अपने धर्म को छोड़कर किसी और धर्म की तरफ चल पड़ते हैं, या फिर हम अपने धर्म को, जो हमारे धर्म हैं, या फिर हम कहें कि जो हमारे रिचुअल्स हैं, उनको फॉलो नहीं करते हैं, तब पितृदोष लगता है। क्या मैं इस पे एक सवाल कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। सवाल ये है कि कोई व्यक्ति अगर हिंदू धर्म में है, वो मुसलमान धर्म की लड़की से शादी करके कन्वर्ट हो जाता है, या मुसलमान की लड़की हिंदू धर्म में आ जाती है, तो क्या उस पर भी पितृदोष लगेगा? बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने अपने रिचुअल्स छोड़ दिए हैं, या अगर उन्होंने धर्म परिवर्तन किया भी है, लेकिन अगर वो अपने रिचुअल्स रेगुलरली करते रहते हैं, तो फिर पितृदोष नहीं लगेगा। और पितृदोष ऐसा नहीं होता कि उनको पितृदोष लगेगा। पितृदोष जो है उनके आने वाली पीढ़ी में लगता है, यानी कि अगर दादा थे और बेटे से गलती हुई है, तो आगे उनके पोते को जाकर पितृदोष। अच्छा, बहुत लोगों का मानना है कि पितृदोष उनको लगता है जिनके पूर्वजों का सही तरीके से पिंडदान नहीं किया गया है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि पितृदोष उनको भी लगता है जो लोग अपने पूर्वजों का सही तरीके से पिंडदान नहीं करते हैं, या फिर अपने पूर्वजों को, मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेम करने की कोशिश करूंगी, या फिर अपने पूर्वजों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। अब आप यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि पितरों का, जो हम पूर्वजों को पितृ भी कह देते हैं, राइट? तो पितरों को हम कैसे रिस्पेक्ट देंगे जब हम पिंडदान करेंगे? तो ये क्या हुआ? ये हमारा रिचुअल हुआ जो हमने नहीं किया जी। तो अब रिचुअल नहीं किया, इसी वजह से पितृदोष आया जी, है ना? तो इस तरीके से पितृदोष लगता है, जो कि रिचुअल्स को ना करने से आपके लगते हैं। ठीक है। बहुत लोगों की शनि साढ़े साती हो जाती है जी, इस पर क्या कर सकते हैं वो? देखिए, जब भी शनि की साढ़े साती आती है तो इसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। देखिए, मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि शनि बहुत नेगेटिव प्लैनेट है। शनि से बेस्ट प्लैनेट कोई नहीं है। ये आपको स्ट्रगल ज़रूर देता है, लेकिन जाते जाते ये आपको लाइफ के ऐसे चैलेंजेस से बाहर निकालता है और ऐसे स्ट्रगल से बाहर निकालता है, और आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस देता है जो और किसी के पास नहीं होता है। आप इस स्ट्रगल से निकलने के बाद ही राजा बन सकते हैं। तो कोशिश करें कि साढ़े साती को या शनि को बिल्कुल भी नेगेटिव ना बोलें। तो शनि के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो हमारे कर्म प्रधान होते हैं। हमने जैसे कर्म किए हैं वैसे ही हमें फल मिलने हैं, ये शनि तय करता है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, सबका भला चाहा है, किसी के साथ कोई कपटता नहीं करी है, किसी के साथ कोई छल नहीं किया है, किसी का बुरा नहीं किया, किसी का पैसा नहीं लूटा, तो डेफिनेटली साढ़े साती में ये आपको बेस्ट रिजल्ट देने वाला है। लेकिन अगर यही आपने जो है गलत काम किए हैं, तो ये साढ़े साती आपके लिए बहुत ही भारी पड़ने वाली है। अब ये भारी कैसे पड़ेगी, आइए जानते हैं। जब शनि की साढ़े साती आती है तो कहते हैं हेल्थ के ऊपर इफेक्ट डालता है। शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो कि आपको विरक्ति की तरफ ले जाता है, यानी कि अलग कर देता है, डिटैचमेंट नहीं, बिल्कुल हटा देता है। तो उस चीज़ से मतलब आपको हटा देता है, तो आपके फैमिली में आपके रिलेशनशिप्स ख़राब हो सकते हैं, या फिर अगर बात करें कि एक्सीडेंट प्रोन आप हो सकते हैं, आपके काम में डिलेज आ सकते हैं, या फिर अगर बात करें कि काम सही तरह से नहीं बन रहे हैं, बार बार डिलेज आ रहे हैं, कोई ना कोई कारण से अटक रहे हैं, तो ये नेगेटिव इफेक्ट जो है शनि की साढ़े साती में आपको दिखने को मिल सकती है। अब इसको ठीक कैसे करें? बहुत ही ईजी है। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिलीजियस जो है आपको रेमेडीज़ नहीं बताऊंगी। छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में कर लेते हैं तो वो ही आपको आपके शनि को ठीक कर देंगी। सबसे पहले शनि जो है वो, आप अगर वृद्धाश्रम चले जाते हैं, अच्छा, वृद्धों की सेवा करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा वृद्ध कैसे होते हैं, वो बहुत स्लो चलते हैं। और शनि क्या है? शनि एक बहुत स्लो प्लैनेट है, तभी तो वो ढैया या फिर 7.5 साल लगाता है कंप्लीट करने में। तो इसीलिए जो है ये एक स्लो प्लैनेट है। तो अगर आप जो है वृद्धों की सेवा करना शुरू कर देते हैं, और वो भी निस्वार्थ भाव से, ये ना सोचें कि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा शनि ठीक हो जाए, आप निस्वार्थ भाव से वृद्ध आश्रम में जाकर उनकी सेवा करें, तो वो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। इसके अलावा दूसरा, शनि क्या कहता है कि आप डिसिप्लिन्ड हो जाए, ये आपको डिसिप्लिन में रहना सिखाता है। आप अपना जो भी काम करते हैं बिल्कुल टाइम पे करें, सुबह जल्दी उठें, अपने पूरे काम को प्लान करके और पूरे डिसिप्लिन से उस काम को निपटाएं, तो देखिए आपका ये जो समय है बहुत अच्छे से निकलेगा। मेन क्या है, देखिए साढ़े साती क्या कहती है
जो भी एनर्जी या फिर जो भी महादशा आपकी चल रही है, उस प्लैनेट के एनवायरनमेंट को आप अपना लेंगे तो वो एनवायरनमेंट या फिर वो प्लैनेट आपको तंग नहीं करेगा। तो शनि ये कहता है कि डिसिप्लिन हो जाओ, काम वर्क हार्ड करो, काम में मेहनत करो, ये सब चीज़ें मांगता है। ये सब चीज़ें करेंगे तो डेफिनेटली आपका शनि आपको तंग नहीं करेगा। ठीक है। एक और दोष होता है काल सर्प दोष। सचिन जी को लगा था, सचिन तेंदुलकर को, और उसके चक्कर में वो मतलब 100 बना ही नहीं पा रहे थे, फिर उन्होंने पूजा कराई, उसके जा करके वो सफल हो रहे। तो क्या काल सर्प दोष भी आपके जीवन पर प्रभाव डालता है? देखिए, काल सर्प दोष जो होता है वो राहु और केतु की वजह से आता है। ये दो एक ऐसे प्लैनेट हैं जो किसी भी घर में जाकर किसी भी प्लैनेट के साथ बैठकर कुछ ना कुछ उड़दंग मचाते रहते हैं जी। तो इनको बैलेंस करना ना बहुत ही मुश्किल है। और जब ये कुंडली में आ जाते हैं, इस तरीके का योग बना देते हैं जहां आपका काल सर्प योग बन जाता है, तो यह समय आपको कहीं ना कहीं एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम देना शुरू कर देता है, आपके वर्क फ्रंट पे प्रॉब्लम्स देना शुरू कर देता है, आपकी चीज़ों में, आपके रिलेशनशिप में इश्यूज़ लाना शुरू कर देता है। ज़्यादातर मेजर जो काल सर्प दोष का इशू देखा जाता है वो आपके वर्क फ्रंट में देखा जाता है या फिर आपके बिजनेसेस में देखा जाता है, जहाँ आपके काम बनते ही नहीं हैं। आप इतनी मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन वो काम खराब ही हो रहे होते हैं। तो डेफिनेटली इसका एक बहुत बड़ा जो है रोल है। अब काल सर्प योग को जो है ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है? सबसे बड़ी बात, आप जो है अगर शिव भगवान की पूजा करते हैं रेगुलर, तो कहीं ना कहीं आप काल सर्प योग से हट सकते हैं। ये भी कहा जाता है काल सर्प योग है तो आप जो है चांदी का नाग नागिन बनाएं और ये जो है आप जो है शिवलिंग के ऊपर छोड़ाएं। ये करने से भी काल सर्प योग। बहुत लोग अंगूठी पहनते हैं नाग की। बिल्कुल, कई लोग वो भी पहनते हैं। पर इसके लिए बेस्ट रेमेडी यही है कि चांदी के नाग नागिन आप। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, आजकल लोगों के बीच में जैसे रिश्ते, लव मैरिज हो रहे हैं, लव से तो शादी कर रहे हैं लेकिन फिर डाइवोर्स हो जा रहा है जी, तो इसका क्या उपाय है? क्या कुंडली तो देख करके रिश्ते होते हैं, बिल्कुल, लेकिन कुंडली देखने के बाद रिश्ते टूट जा रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? बिल्कुल। देखिए, शादी जो है एक ऐसा बंधन है जो आप दो, कहते हैं ना, दो सोल्स को मिलाने का बंधन है। तो शादी तो हो रही है, तब तो आप में आपको हर चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ पे मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल एंगल से नहीं, दूसरे तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगी। आपको कोई पसंद आया और आपने देखा कि ये इंसान मेरे लिए बहुत ही सही है, और आपने फट से एक डिसीजन बना लिया कि हमने यहाँ जो है हमने लाइफ इकट्ठे गुजारनी है। बिल्कुल। हर रिलेशनशिप का जो है वो 4 फेजेस होते हैं। सबसे पहले होता है कि वो एक फेज होता है कि जहाँ पर आपको एक स्पार्क मिलता है, एक दूसरे को देखने का स्पार्क, एक दूसरे के मैसेजेस का स्पार्क, ये सब चीज़ें, जहाँ आप एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करते हैं। दूसरा फेज जो आता है वो ये आता है कि अब आप थोड़े से कम, एक दूसरे से थोड़े ज़्यादा क्लोज आ गए हैं, अब यहाँ आपको नेगेटिविटी नज़र आने शुरू होती है। स्टिल यहाँ तक आप फिर भी मैनेज कर लेते हैं। थर्ड फेज जो आता है वो ये होता है कि अब आप अपने जो एक मोड था जिसकी वजह से हमने फर्स्ट स्टेज में दिखाया था कि हम आपके लिए चेंज हो सकते हैं, अब आप वापस घूम कर जो हैं अपने खुद के पुराने रूप में आ गए हैं, जहाँ पर है कंफर्टेबल जोन। आप अपने कंफर्टेबल को ज़्यादा बेटर समझते हैं रादर देन दूसरे को क्या लग रहा है। दूसरे इंसान को तो यही लगेगा ना कि भाई ये पहले तो ऐसा था, अब ये एकदम चेंज क्यों हो रहा है, जबकि आप वैसे ही आपको एक्सेप्ट किया जाता वो ज़्यादा ज़रूरी था। तो थर्ड फेज ये हो गया। थर्ड फेज में जाकर जो है ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर कोई इंसान, ये स्टेज एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो फोर्थ फेज जो है आपका डिवोर्स तक पहुंचता है। नहीं तो जो है अगर आपने यहाँ अंडरस्टैंडिंग बना ली तो आप लाइफ टाइम के लिए एक दूसरे के साथ रह सकते। कोई मंत्र, कोई उपाय जिससे दो रिश्ते चलते रहे, न टूटे? क्योंकि दो रिश्ते नहीं टूटते, दो परिवार भी टूटते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगी। अगर आपके जो है रिलेशनशिप्स, जो स्पेसिफिकली मैरिड रिलेशनशिप्स है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको कुछ नहीं करना। अपने साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अपनी और अपने हस्बैंड की, अगर वाइफ को प्रॉब्लम आ रही है या हस्बैंड को प्रॉब्लम आ रही है, दोनों अपने एक मैरिड जैसे फ़ोटो होती है या फिर कोई भी अच्छे मोमेंट की फ़ोटो जिसमें स्माइलिंग फेस हो, उसको गोल्डन फ्रेम में लगाकर साउथ ऑफ वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि साउथ और वेस्ट डायरेक्शन के बीच की जो डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, वहाँ इसको लगा दीजिए।
अच्छा। वहीं आप गोल्डन कलर के 2 स्वॉन रख देंगे। स्वॉन क्या करते हैं, स्वॉन जो है वो एक प्यार का प्रतीक है, ठीक है, एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी बॉन्डिंग का प्रतीक है। तो वहाँ पर अगर साउथ वेस्ट में आप ये दोनों चीज़ें लगा देते हैं, इसके अलावा वहाँ कोशिश करें कि आपका ग्रीन कलर ना हो या फिर वहाँ ब्लैक कलर ना हो, ब्लू कलर ना हो, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये कलर्स नहीं होने चाहिए। और इसके साथ साथ अपनी एक पिक्चर दोनों की गोल्डन फ्रेम में नहीं होगी तब भी चलेगा, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच की जगह है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, उस जगह पर लगा दें, क्योंकि ये जो है ये एक दूसरे के साथ एंटरटेनमेंट की जोन है। अब कई बार लड़ाइयाँ क्यों होती हैं, क्योंकि काम ही इतना ज़्यादा चल रहा है, पति लेट आ रहा है, पति ध्यान नहीं दे रहा, पति टाइम नहीं दे रहा, या फिर बीवी टाइम नहीं दे रही क्योंकि अपने काम में बिजी हैं, ये सब है ना, वर्कलोड ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों की वजह से एंटरटेनमेंट नहीं है। अब एंटरटेनमेंट की जोन को स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो क्या होगा, इनका एंटरटेनमेंट भी बैलेंस रहेगा और इन दोनों का बॉन्डिंग ऑलरेडी जो स्ट्रॉन्ग हो रही है वो साउथ वेस्ट से हो रही है। तीसरा जो जोन है जो कि बेस्ट जोन है वो है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, जो जैसे मैंने पहले कहा कि ये अट्रैक्शन का जोन है। तो अगर यहाँ पर इस बेडरूम में दोनों हस्बैंड वाइफ वापस से सोना शुरू कर देंगे तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन वापस आ जाएगा। अच्छा ठीक है, एक सवाल और पूछ लेता हूँ क्योंकि ये इंडिया का सवाल है। सवाल ये है कि अब भारत 140 करोड़ की आबादी वाला देश है, इसमें कई बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड भी बनते हैं। बिल्कुल। उनके बीच में रिलेशनशिप होता है और ब्रेकअप हो जाता है जी। वो भी अपने रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। उनके लिए भी क्या ये उपाय काम करेगा? नहीं, देखिए नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट वाला वास्तु का तो कोई उपाय काम नहीं करेगा। यहाँ पर ये जो कर सकते हैं वहाँ एक छोटी सी, क्योंकि बहुत लोग फिर डिस्ट्रैक्ट होकर के वशीकरण जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं, इस तरीके में उलझ जाते हैं, तो उनके लिए क्या आप उपाय बताना चाहती हैं? मैं यहाँ पर ना एक बहुत छोटा सा एक आपको थ्योरी बताऊंगी, एक बहुत ही इजी मेडिटेशन वे है जिससे आप जो है होपोनोपोनो कहते हैं। अच्छा, क्या बोलते हैं? होपोनोपोनो। होपोनोपोनो। हाँ। ओके, ये शब्द बोलने से क्या चीज़ें अच्छी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि इससे अच्छा होगा। मैं आपको बताती हूँ करना क्या है। जब भी आप ऐसी सिचुएशन में पड़ रहे हैं जहाँ पर आपके लवर से आपकी लड़ाई हो गई है या फिर किसी तरीके की ऐसी सिचुएशन आ गई है जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से डिटैच हो रहे हैं, तो यहाँ पर आकर आप सिर्फ इतना कहें, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बस ये 4 वर्ड्स कहने हैं। अब आई एम सॉरी किस लिए बोल रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके कौन से इनसाइट, कौन से अंदर के एंगर की वजह से ये सिचुएशन आई है। प्लीज़ फॉरगिव मी, आप यूनिवर्स को कह रहे हैं कि कौन से कार्मिक कोई पुराना पास्ट कर्मा था जिसकी वजह से हम दोनों का ऐसा झगड़ा हो गया, या उससे मेरे को क्या लर्निंग मिलनी है वो लर्निंग ले लूँ। थैंक यू आप इसलिए कह रहे हैं कि आपने इसी जन्म में मेरे को इस प्रॉब्लम से दूर कर दिया। फिर उसके बाद आप क्या कह रहे हैं, आई लव यू। आई लव यू इसलिए ताकि जो डिवाइन एनर्जी ने मुझे उससे मिलाया और ये प्रॉब्लम की सिचुएशन को समझाया और इससे मैं निकल सकूं, तो इसलिए आप आई लव यू कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक समस्या और भी है कि बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है देश में, आर्थिक समस्या आ रही है और बहुत लोग ज्योतिषाचार्य के पास जाते हैं। उन लोगों को क्या कोई सोल्यूशन, कोई उपाय जो अपनी आर्थिक स्थिति को, फाइनेंशियल स्टेटस को अच्छा कर सके? देखिए, आर्थिक स्थिति को बेस्ट करने के लिए बहुत से उपाय हैं। सबसे पहले तो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना शुरू करें, लक्ष्मी चालीसा पढ़ना शुरू करें, या फिर लक्ष्मी का स्तोत्र होता है, लक्ष्मी स्तोत्र, वो पढ़ना शुरू करें। इससे भी जो है आपकी आर्थिक स्थिति बेटर हो सकती है। अगर आप पहले, सबसे पहले तो इससे भी पहले आप ये समझने की कोशिश करें कि आपको कौन सी महादशा चल रही है। अगर महादशा और अंतरदशा आपके अनुकूल है और फिर भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो फिर आप ऐसी क्या गलती कर रहे हैं? कहीं आप ही तो नहीं लथार्जिक हो रहे, कहीं आप ही तो नहीं अपने काम को डिलेस कर रहे या प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। ये सब चीज़ें चेक करने के बाद आप जो है इन रेमेडीज़ को करें, वो आपको बेस्ट रिजल्ट। ठीक है। अब बहुत जैसे युवा हैं, उनको नहीं पता कि वो कौन सा करियर चुने, अपने जीवन का सही मतलब क्या उन्हें नहीं पता, तो क्या ज्योतिष के माध्यम से क्या हम अपने जीवन का सही मतलब, सही दिशा, सही करियर जान सकते हैं? देखिए, ज्योतिष बना ही इसलिए था, जब भी आप किसी भी चीज़ में अटकें तो आप ज्योतिष को यूज़ करके अपना एक सही मार्गदर्शन कर सकें। ज्योतिष आपका मार्गदर्शन करता है। अगर आप अपने करियर के बारे में जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी कुंडली को दिखाएं, अपने कुंडली का अच्छे से निरीक्षण कराएं और देखें कि हाँ भी किस तरीके से आप अपनी लाइफ को और बेटर कर सकते हैं, अपने करियर को बेटर बना सकते हैं।
सकते अच्छा हैं। ठीक है, जो और दूसरे धर्म के लोग हैं जो कुंडली पर या ज्योतिष पर विश्वास नहीं करते, वो अपने जीवन को कैसे सही कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊँगी जो कि ज्योतिष में नहीं मानते हैं। कई हुँ, लोग ऐसे भी होते हैं जो ज्योतिष में नहीं मानते हैं, हुँ, ठीक है ना? तो अगर वो अपने रेगुलर काम, कुछ डेली रिचुअल्स हैं जिसका अगर मैं आपको बताऊँगी तो वो भी उनके लिए बिल्कुल वैसे ही काम करेगी जैसे ज्योतिष है। हुँ, अब यहाँ पर आपको करना क्या है? मैं आपको अपने ही रिश्तों से और अपनी ही चीज़ों से अपनी लाइफ में कुछ छोटे-छोटे चेंजेस करके कैसे आप अपने प्लैनेट्स को बैलेंस कर सकते हो, वो मैं आपको बताऊँगी, जो कि ज्योतिष का ही काम करेंगे। जी, सबसे पहले देखिए, अगर आपको सूर्य को बैलेंस करना है, तो हुँ, आप अपने पिता की या फिर जो भी आपसे बड़े हैं, एल्डरली, उनको आप रिस्पेक्ट देना शुरू करें। सूर्य को जल नहीं चढ़ा सकते, कोई बात नहीं, आप जो है अपने पिता की रिस्पेक्ट करें, अपने एल्डरली, जो भी आपके एल्डरली मेंबर्स हैं या फिर जो भी आपसे एल्डर्स हैं, बड़े हैं, हाँ बड़े उनका हैं, सम्मान उनका करें। सम्मान करें, उनकी रिस्पेक्ट करें। ये नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि आपने करना है, हुँ, इस दिल से उसको रिस्पेक्ट करें, तो देखेंगे कि हाँ भी आपका सूर्य अपने आप बैलेंस रहेगा। हुँ, मदर से अगर आप अच्छे से रिस्पेक्ट से रहते हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा पाते रहते हैं, तो ये आपका चंद्रमा बैलेंस करके रखेगा। बिल्कुल। गुरु से अगर आपके जो भी गुरु हैं या कि जो आपके टीचर्स हैं, हुँ, उनके बारे में उल्टा बुरा नहीं बोले, गलत नहीं बोले, उनको उनकी रिस्पेक्ट करके चलेंगे, तो आप यहाँ अपने बृहस्पति को ठीक करके चलेंगे। हुँ, अपनी बुआ से, अपने ससुराल वालों से अच्छे से बना के रखेंगे, तो राहु ठीक रहेगा। क्या बात है। ठीक है? उसके बाद आप अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, वो आपके बुध पे डिपेंड करता है। आप अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा रखेंगे, अपने बच्चों से अच्छे से बात करेंगे, उन्हें डाँट कर नहीं, उनको प्यार से समझाएँगे, तो ये आपके नंबर 5 यानी कि बुध को भी बैलेंस कर देगा। अपनी वाइफ़ के साथ अच्छे रिलेशन रखें, रिस्पेक्ट से रहें। अपनी वाइफ़ को, जैसे पहले पहले देखा जाता था कि हस्बैंड, चाहे वो श्री कृष्ण हो, चाहे वो खुद शिव भगवान हो या फिर राम जी हों, उन सब ने अपनी बीवी को जो है सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट दी है। बिल्कुल, तो इसी तरीके से अगर हर इंसान अपनी वाइफ़ को रिस्पेक्ट देना शुरू कर देगा, तो उनके लाइफ से कभी भी लग्जरीज़ नहीं जाएँगी, पैसा कभी नहीं जाएगा। हुँ, पैसा हमेशा बने रहेगा, क्योंकि वाइफ़ क्या है, लक्ष्मी है। हुँ, तो लक्ष्मी का रूप है, तो इसलिए वाइफ़ की रिस्पेक्ट करेंगे, वाइफ़ को अच्छे से पूछेंगे, तो डेफिनेटली उनकी लक्ष्मी बनी रहेगी। अब बात कर लेते हैं शनि की। अगर शनि को बैलेंस करना है, तो वृद्ध लोग जो होते हुँ, हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना शुरू करें, उनको उनको हेल्प करना शुरू करें, तो वो शनि आपको बैलेंस रखता है। अपने काम हुँ, को आप फोकस करें, हर फोकस माइंड से आप अपने मेहनत करें, हुँ, तो वो शनि आपका बैलेंस रहता है। राहु के लिए आप जो है, आप किसी से गलत ना बोलें, गाली गलौच ना करें, ये बहुत ज़रूरी है। अपने सभी रिश्तों को अच्छे से निभाएं, ये बहुत ज़रूरी है, तो आपका राहु बैलेंस रहता है। केतु की अगर बात करें, तो आप अपने अंदर झांक कर देखें, क्योंकि केतु जो है वो आपके अंदर ही है। बिल्कुल। तो इनसाइट आपको जो देने वाला प्लैनेट है वो केतु है। तो अगर आप डॉग्स की सेवा करते हैं, तो भी केतु आपका बैलेंस रहता बिल्कुल। है। अच्छा आप के साथ एक चीज़ और जुड़ी है मैनिफेस्टेशन कोच। पहली चीज़ तो ये जानना चाहता हूँ मैं कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है? क्योंकि आजकल ये नया वर्ड कॉइन किया जा रहा है मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टेशन। क्या है इसका सही अर्थ? कैसे इसको यूज़ करके अपने जीवन को बदला जा सकता है? अपने आर्थिक चीज़ों को चाहे अपनी लव लाइफ़ को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? देखिए, मैनिफेस्टेशन होता क्या है? हुँ, सबसे पहली बात तो, मैनिफेस्टेशन जो है एक वर्ड है जिसमें आप कोई भी चीज़, जैसे आपने आपने सोचा हाय काश मेरी ये चीज़ हो जाए, हुँ, आपने ये मैनिफेस्ट कर दिया। राइट। अब ये मैनिफेस्टेशन करने का भी एक तरीका होता है, ऐसा नहीं कि आपने कर दिया और उसके बाद आप नेगेटिव हो गए, हुँ, नहीं। आपके लिए मैनिफेस्टेशन करने का एक बहुत ही बेस्ट तरीका बताती हूँ, क्योंकि 2025 भी आ रहा है। बिल्कुल। ये लोग 31st को भी कर सकते हैं। हुँ, 31st की रात को 12 बजे हुँ, ये अगर करेंगे, तो उनके लिए ये मैनिफेस्टेशन पक्का पूरी होगी। अच्छा। आपको क्या करना है, अपनी एक एफर्मेशन पहले 10 मिनट के लिए या 10 सेकंड के लिए आप अकेले बैठ जाइए। अकेले बैठ के अपने आप को पहले पॉजिटिव करें, डीप ब्रीथ करें, ब्रीद इन ब्रीद आउट करें। जितना ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे, आपकी ऑक्सीजन आपके ब्रेन तक पहुंचेगी, आपका ब्रेन खुलेगा, आप अपनी एफर्मेशन को अच्छे से बना पाएंगे, अपनी विश को अच्छे से लिख सकेंगे। अपनी विश को लिखते हुए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो भी विश लिख रहे हैं, उसको आप पॉजिटिव लिखेंगे, उसमें नहीं का वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, और उसको ऐसे लिखेंगे कि वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। हुँ, समझ गए? बिल्कुल। अब उसको जब आपने लिख दिया, हुँ, तो अब
आपने रात को 12 बजे, 31 तारीख की रात को 12 बजे, 31 दिसंबर 2024 की रात 12 बजे जब 1 जनवरी हो जाएगा जी, तो उस समय आपको ये विश लिखनी है। एक पेपर ले लें, एक पेपर पे आप जो है ब्लू पेन से इस विश को लिखें। ये एफर्मेशन जब आप देंगे तो आप पॉजिटिव फील करें कि हमारी ये विश ऑलरेडी पूरी हो गई है। और ग्रेटफुलनेस, एक कहते हैं ग्रैटिट्यूड, वो ग्रैटिट्यूड की भावना से यूनिवर्स को कहें कि थैंक यू यूनिवर्स कि आपने मेरी ये विश को पूरा कर दिया है। एंड थोड़ी देर के लिए बैठ के आप सिर्फ ये सोचें कि आप ऑलरेडी उस विश में जी रहे हैं। आप उसको इमेजिन करें। जब आप उसको इमेजिन करेंगे तो आप भी अच्छा फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे। अब ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। आपको फर्स्ट को फिर से ये मैनिफेस्टेशन करनी है। अब जब आप मैनिफेस्टेशन करेंगे तो आप सुबह लिखेंगे इसको, आप इसको सुबह 10 बजे लिखेंगे 3 बार। यही एफर्मेशन आप 3 बार लिखेंगे सेम। और फिर आप 3 बार लिखने के बाद फिर से यही बैठकर आप इस विश को इमेजिन करेंगे। दोपहर को 2 बजे फिर से लिखेंगे 6 बार। 6 बार लिखने के बाद फिर से इसको इमेजिनेशन में रखेंगे। रात को 9 बजे इसको फिर से लिखेंगे 9 बार और फिर उस समय फिर से इमेजिन करेंगे। ये चीज़ आप रेगुलरली 43 डेज तक करेंगे। 43 डेज के बाद आप देखेंगे कि ये जो विश है आपकी 43 डेज के अंदर अंदर आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी। ठीक है। साल 2025 आने वाला है और इंडिया के लिए ये साल कैसा होने वाला है? देखिए 2025 को अगर हम टोटल करते हैं तो वो मंगल के नंबर पे आता है, जो कि बहुत ही फायरी नंबर है, एग्रेशन देने वाला नंबर है। और अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, क्योंकि मैंने ये जो ग्रेड निकाला है वो कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 26 जनवरी को आया था और 1950 में आया था। उसके हिसाब से ये ग्रेड मैंने निकाला है और उसके हिसाब से जो है 26 जनवरी यानी कि 8 नंबर इंडिया के जो है डायरेक्टर उसका बनता है, ड्राइवर का बनता है। लेकिन जब मैं इसके पर्सनल ईयर को देखती हूँ तो ये भी पर्सनल ईयर 9 बनता है। तो कहीं ना कहीं इसका जो नंबर है ये कहीं ना कहीं इसको बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देने वाला है। इंडिया में जो लोग, अगर कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पर ये बहुत ही बूम करेगा, तो देखिए सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ 2024 में कहा गया था कि गोल्ड जो है इस साल बहुत ही प्रिडिक्शन मैंने दी थी कि गोल्ड जो है सबसे बेस्ट काम करेगा, इसमें राइज देखने को मिले था और वो दिखा भी। इस साल 2025 में सिल्वर जो है वो सबसे बेस्ट जाएगा और इसके अंदर राइज दिखने को मिलेगा। गोल्ड की मैं ये नहीं कह रही कि उसके अंदर कोई उतार चढ़ाव आएगा, उसमें प्रॉफिट आप तब बना सकते हो जब कोई डिप आएगा तो तब। लेकिन सिल्वर में इस बार आपको राइज देखने को ज़रूर मिलेगा। अगर बात करूं कि शेयर मार्केट के हिसाब से या फिर जो है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो शेयर मार्केट में कुछ ग्राफ जो है थोड़ा सा स्पेक्युलेटिव लग रहा है। लेकिन जो लोग शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशंस करते हैं या फिर जो रेगुलर डे ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ये समय अच्छा नहीं है। इनको थोड़ा सा संभल के रहने की बात ज़रूरत है, क्योंकि मंगल जो है वो मेक इन इंडिया जैसे कहते हैं ना, तो मंगल और मेक इन इंडिया। तो इस साल आप ज़्यादातर प्रोडक्ट्स ऐसे देखेंगे जो इंडिया से बने हुए होंगे और मोस्टली ज़्यादातर बिजनेसेस जो मेक इन इंडिया के बिजनेसेस हैं वो सारे इस साल काम अच्छा पकड़ेंगे। तो भारत के लिए ये साल बहुत अच्छा होने वाला है। ये साल जो है मैन्युफैक्चरिंग के लिए अच्छा है, ये साल जो है डिफेंस के लिए अच्छा है। भगवान ना करे कि इन डिफेंस या फिर आर्म्स एंड एम्युनिशंस की हमें यूज़ करने की ज़रूरत पड़े, लेकिन इनमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मोदी जी के लिए साल कैसा रहेगा? मोदी जी के लिए जो ये साल है, अगर इनकी कुंडली देखते हैं तो यह साल इनके लिए, इनका जो पर्सनल ईयर है वो बनता है 8, जो कि इनके लिए अच्छा नहीं है। सितंबर के बाद, हाँ, सितंबर के बाद थोड़ा सा उथल पुथल देखने को मिलेगी। डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनकी पीएम की कुर्सी भी जाती हुई दिखेगी। बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रही हैं आप साल 2025 के लिए जी। राहुल गांधी का साल कैसा रहेगा 2025? राहुल गांधी का साल, क्योंकि उनका जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें डेट जो उनकी आती है वो 19 आती है, जो कि 1 तारीख जो है मानी जाती है। जब हम 19 को टोटल करते हैं तो 1 आता है और पर्सनल ईयर भी इनका जो है वो भी अच्छा आ रहा है। तो इस वजह से
क्योंकि मंगल का साल है, फायरी साल है, तो एक के साथ इनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी है, तो इनका कमबैक दिखने को मिल सकता है। केजरीवाल जी की क्या दिल्ली में वापसी हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि कहीं न कहीं इनका जो पर्सनल ईयर है वो इनको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इनका खुद का जो, अगर हम साल की बात करते हैं या फिर इनकी डेट की बात करते हैं, तो वो 16 तारीख को 16 अगस्त आती है, तो 7 नंबर इनका बन रहा है, तो इनको आप ज़्यादातर देखेंगे कि इनके अंदर अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। ठीक है, 2025 में जो लोग घर लेने की कोशिश कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, क्या उनके लिए कैसा रहेगा साल? वो ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है, ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल का साल है और मंगल जो है वो अब एस्ट्रोलॉजी में भूमि से जोड़ा जाता है। तो जो भी लोग भूमि से रिलेटेड काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन में हैं, लैंड से रिलेटेड काम करते हैं, प्रॉपर्टीज़ का काम करते हैं या फिर रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, इन लोगों में बूम देखने को मिलेगा। अच्छा ठीक है, पुष्पा 2 रिलीज हुई इस साल, उसके बाद पुष्पा 2 के एक्टर अल्लू अर्जुन के साथ समस्याएं चलनी शुरू हो गई। जी अभी जेल भी गए, फिर वापस आए, फिर अभी चल रहा है सिलसिला। जी शनि की 7.5 लग गई क्या उनके ऊपर? जी बिल्कुल, देखिए कहीं न कहीं उनके ऊपर जो है शनि का गोचर तो दिखने को मिला ही है। उनको जो है इस समय जेल भी हुई है, उनके थोड़े से जो है काफ़ी डिफेमिंग भी हुई है, जो कि कहीं न कहीं सूर्य की वजह से भी हुई है। तो हाँ, अब हम इनके बारे में ये कह सकते हैं कि इनका थोड़ा-सा समय ऐसा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनकी पुष्पा 2 अच्छी नहीं जाएगी, हाँ। इनकी ऑलरेडी अच्छी जा रही है और ये वापस जो है 25 कैसा हाँ, रहा इनके लिए? 2025 की अगर बात करें तो इनके लिए 2025 अच्छा जाने वाला है और इनकी पुष्पा 3 भी बहुत जल्दी ठीक है, रिलीज होगी। हमारे दर्शकों को कोई ऐसा मंत्र दे सकती हैं आप जिसपे उनका हेल्थ वेल्थ और सब कुछ सही रहे? सबसे छोटा सा और सबसे अच्छा मंत्र मैं आपको बताऊंगी। हम्म आपको क्या करना है, आप कभी भी किसी भी परेशानी में अटक जाते हैं हम्म तो आपको सिर्फ इतना बोलना है, ओम श्री कृष्णाय शरणम। वाह, ओम श्री कृष्णाय शरणम, शरणम। यानी कि कृष्ण भगवान आप हमें अपने शरण में ले लीजिए। बिल्कुल। तो ये थी हमारे साथ वास्तु गुरु मान्या जी, जिन्होंने हमें बताया 2025 कैसा होने वाला है। मोदी जी के लिए हो सकते हैं सबसे बड़ी भविष्यवाणी की मोदी जी की कुर्सी पीएम की जाने वाली है। अब देखते हैं 2025 आपके लिए कैसा हो। आशा करते हैं कि आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। इसी के लिए साथ इस पॉडकास्ट को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और आशा करते हैं कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते किसी और गेस्ट के साथ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मान्या जी। नमस्कार।